हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों हम आर्यों को पढ़ रहे थे। हमने वैदिक काल का प्रारंभ किया। हमने आर्य कौन है, कहां से आए, ये सारी चीज़ें पढ़ी। हमने आर्यों की तीन महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को, आर्यों की धार्मिक व्यवस्था, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था और आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा। दोस्तों मैंने कहा था कि हम किसी भी शासक को पढ़ें, किसी भी संस्कृति को पढ़ें, किसी भी सभ्यता को पढ़ें, हम किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो दोस्तों हम चार चीज़ों को तो 100% पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिसमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक या सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों ये चार महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन्हीं चार टॉपिक्स को पढ़ना इतिहास को पढ़ना कहा जाता है। दोस्तों चार टॉपिक्स में से हमारे तीन टॉपिक्स हो चुके हैं। पिछली की क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल में उन्हें पढ़ाया है। हालांकि इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जबरन सारी चीज़ों को रपेटने से अच्छा है कि हम एग्ज़ाम्स में आने वाली चीज़ों को पढ़ें। जो चीज़ें डिटेल में पढ़ने की होंगी उन्हें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, जैसे कि आर्य संस्कृति की पहचान, आर्यों की भाषा, आर्यों की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था बेहद डिटेल में मैंने पढ़ाया है। बेहद डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ उसको डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, सारी वीडियोस मौजूद हैं। और दोस्तों अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो तैयारी चल रही है हिस्ट्री पढ़ने की। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इतिहास पढ़ने से प्यार हो जाएगा, आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। दोस्तों हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस ये है कि पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को अपना दृष्टिकोण समाज, धर्म, जाति इन सबसे ऊपर रखना होता है, क्योंकि धर्म के और समाज के चश्मे में हम सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं, हम सच्चाई को पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों कम से कम हमें हमारा दृष्टिकोण न्यूट्रल रखना है, हमें अपने आप को न्यूट्रलाइज रखना है। हमें जाति, धर्म, मजहब के चश्मे में हिस्ट्री को नहीं देखना है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर किसी पक्ष की अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बुराइयाँ भी हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि सच्चाई और अच्छाई सुनने के साथ साथ बुराई भी सुनना सीखो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास में आर्यों की या फिर ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था, जिसमें पशुपालन या कृषि वाला टॉपिक है। तीनों चारों एक ही चीज़ें हैं, चाहे हम आर्थिक व्यवस्था कहें या हम आर्यों की कृषि या पशुपालन व्यवस्था कहें, ये सारी चीज़ें एक ही है। तो दोस्तों आज की इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि हमें अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, आर्यों की अर्थव्यवस्था। हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था कोई लिखित नहीं है, ना उनका इतना ज़्यादा कुछ अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है, ना उनके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इतनी कोई चीज़ें हैं नहीं। लेकिन एग्ज़ाम्स देना है और विद्वान लेजेंड्स सबसे फ्री तो लेजेंड्स हैं, तो लेजेंड्स बताते हैं, उस हिसाब से हमें उनकी अर्थव्यवस्था का आकलन करना है, उनकी अर्थव्यवस्था का एनालिसिस करना है और उसको पढ़ना है। दोस्तों क्योंकि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मैं हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने की सोचता हूँ। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आर्यों की आर्थिक व्यवस्था प्रारंभ करने से पहले, आर्थिक व्यवस्था को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आर्यों के भोजन के बारे में पढ़ा देता हूँ कि आर्य भोजन क्या है। ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है, आर्यों का भोजन। हालांकि अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा सा विवादित है, यहाँ पर विवाद है आर्यों के भोजन को लेकर। क्योंकि हमने आर्यों को पढ़ा है कि आर्यों में एक ब्राह्मण वर्ग मौजूद था, आर्यों के साथ एक ऐसा शासक वर्ग था जो अपने आप को श्रेष्ठ बताता था, अर्थात आर्य अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, अपने आप को पवित्र बताते थे।
तो दोस्तों आर्यों के भोजन को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद है कि आर्यों के भोजन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था। आर्यों के भोजन में सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों कि आर्य गाय के दूध, वैसे गाय का दूध कहना सही है या नहीं है, क्योंकि उस समय ये लोग कई प्रकार के पशु पालते थे, लेकिन गाय इनका महत्वपूर्ण पशु था, इसलिए हम गाय के दूध का नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण भोजन था दूध से बने पदार्थ और दूध। दूध से बने पदार्थ या दूध, पनीर वनीर नहीं, उस टाइम पनीर वनीर नहीं था, ऐसा मत सोचना कि पनीर नहीं था उस टाइम, और अगर होता भी होगा तो उसके कोई साक्ष्य तो हमें मिल नहीं सकते, ना किसी राइटर ने ऐसा लिखा होगा। तो दोस्तों दूध से बने पदार्थ और दूध इनका मुख्य भोजन हुआ करता था, आर्यों का पसंदीदा भोजन हुआ करता था। और क्योंकि आर्यों के बारे में हमने पढ़ा है कि आर्य पशु प्रधान थे, उनकी अर्थव्यवस्था में पशुओं का स्थान अग्रणी था, जो आज हम अर्थव्यवस्था में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहली चीज तो यही है कि दूध से बने पदार्थ और दूध आर्यों के मुख्य भोजन का हिस्सा थे। दूसरे नंबर पे दोस्तों आर्य भेड़ बकरी का मांस मुख्य रूप से खाया करते थे। यहाँ पर जो लोग हैं ये भेड़ और बकरी का मांस मुख्य रूप से खाया करते थे। और दोस्तों आर्य, दोस्तों जो हमारे आर्य हैं ये ऐसा बताया जाता है, मैंने हालांकि ऋग्वेद में पढ़ा नहीं है, लेकिन ऋग्वेद का ही इसे हिस्सा बताया जाता है कि दोस्तों आर्य मुख्य अवसरों पर गाय का मांस खाया करते थे। मुख्य अवसरों पर गाय का मांस। मुख्य अवसरों पर या विशेष अवसरों पर ये गाय का मांस खाया करते थे। तो दोस्तों आज जो हम देखते हैं मार्केट में, मतलब आज के हम समाज में देखते हैं कि किस प्रकार से पशुओं की हत्या और पशुओं को खाया जाता है, तो ये सारी चीजें हम करके छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये चीजें हमें लेकिन 100% सही है या गलत है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन आर्य मुख्य अवसरों पर या विशेष अवसरों पर गाय का मांस खाया करते थे, ऐसा कई सारे लेजेंड्स बताते हैं। मैंने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा है पूरा, और ऋग्वेद में मैंने इस चीज को भी नहीं देखा कहीं पर, लेकिन लेजेंड्स बताते हैं तो होता होगा। तो दोस्तों आर्य मुख्य अवसरों पर गाय का मांस खाया करते थे। दोस्तों मुख्य अवसरों पर तो ये गाय का मांस खाते थे, साथ ही साथ अगर और विशेष अवसर हो, जैसे कि मामा वगैरह आ जाएं, जिसे ऋग्वेदिक काल में नप्तृ कहा गया है कि प्रत्यक्ष रिश्तों को छोड़कर जो रिश्तेदारी आर्यों ने निभाई वो उनके मामा से निभाई, नप्तृ से। और दोस्तों हमने महाभारत में देखा है, हमने श्री कृष्ण वाले सीरियल में देखा है कि मामा कंस, मामा शकुनी हमारे दो महत्वपूर्ण स्टार्स हुआ करते हैं। तो दोस्तों मुख्य अवसरों पर ये गाय का मांस खाते थे, और विशेष अवसरों पर आर्य ऊंट का मांस खाया करते थे। मुख्य अवसर है तो गाय ले आओ, और विशेष अवसर है तो ऊंट ले आओ, बढ़िया लहसुन प्याज टमाटर मिर्च धनिया के साथ उबालो और सूटो। तो दोस्तों ये आर्यों के मुख्य भोजन थे, जिसमें भेड़ बकरी का मांस, मुख्य अवसरों पर गाय का मांस, दूध से बने पदार्थ और दूध, और ये सारी चीजें इनके मुख्य भोजन हुआ करते थे। तो दोस्तों ये इनका मुख्य भोजन था। दोस्तों इसी के साथ दूसरा टॉपिक मैं आपको आज बताऊं तो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, आर्यों का मनोरंजन। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा की है आर्यों के मनोरंजन की, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग से आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आर्यों का मनोरंजन क्या था।
कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को रपेटना जरूरी नहीं है, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है। आर्यों के मनोरंजन में रथ दौड़, घुड़सवारी और जुआ खेलना, और जुआ खेलने के लिए एक असिस्टेंट ये लोग रखते थे। बस आर्यों के मनोरंजन में यही सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों मैं धर्म व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। मैंने अग्नि पूजा, पशु बलि, अश्व बलि, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई है। आर्यों का ईरान के साथ संबंधित ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाई है। तो दोस्तों हर वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आर्यों की अर्थव्यवस्था या आर्यों का कृषि और पशुपालन। क्योंकि दोस्तों इस समय केवल दो ही चीज महत्वपूर्ण हुआ करती थी, या तो आर्य पशु पालते होंगे या फिर ये कृषि करते होंगे। तो दोस्तों लेजेंड्स क्या कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें हम लेजेंड्स के अनुसार ही पढ़ सकते हैं। पूरे टाइम कौन फ्री है, लेजेंड्स। बताएगा कौन हमें, लेजेंड्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं आर्यों की आर्थिक स्थिति। दोस्तों कृषि या पशुपालन या आर्यों की अर्थव्यवस्था, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में या तो ये लोग कृषि करते होंगे या फिर ये लोग पशुपालन करते होंगे। इस समय इससे ज़्यादा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ को आप और हम, मैं अपनी भी कहूँ तो हर चीज़ को हम क्या करते हैं कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में ये चीज़ें ऐसे लिखी जाती है एकदम जैसे कि हम रामायण महाभारत पढ़ रहे हो, पूरी चीज़ें बाउंस हो जाती है, टिप्पा ही नहीं खा पाती गेंद के आखिर हो क्या रहा है, सीधी सर के ऊपर से। तो दोस्तों कृषि या पशुपालन में कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें है कृषि या पशुपालन में, जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों कृषि या पशुपालन, तो हम कृषि हेडिंग डाल लेते हैं। ये हमने हेडिंग डाल लिया कृषि को, पेनों को क्या हो गया, कृषि। दोस्तों ऋग्वेद में ही हमें आर्यों की अर्थव्यवस्था या कृषि या पशुपालन इनकी जानकारी मिलती है। आर्यों की सारी जानकारी हमें, चाहे सामाजिक जानकारी हो, चाहे राजनीतिक जानकारी हो या धार्मिक जानकारी हो, सारी जानकारी हमें ऋग्वेद ने दी है, इस पुस्तक ने दी है, जिसका चित्र मैं हर बार यहाँ पर बनाता हूँ, जिसका नाम है ऋग्वेद। इसी पुस्तक से हमें सारी जानकारी मिली है, इसी ग्रंथ से, और कृषि की जानकारी भी हमें इसी ग्रंथ से मिल रही है। तो दोस्तों आर्य जो अर्थव्यवस्था अपनाते हैं उनमें या तो कृषि या तो पशुपालन है। लेजेंड्स दोनों चीज़ों में संदेह रखते हैं, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि आर्यों को पशु पालक के रूप में देखा गया है, लेकिन 100% नहीं है। तो दोस्तों कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 34 सूक्तों में है, माफ कीजिए 24, ऋग्वेद में 24 सूक्त, 24 सूक्तों में कृषि का उल्लेख है। सूक्त क्या होते हैं, ये कितने हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। 1028 में से 24 सूक्त कृषि के लिए आर्यों ने लिखे हैं। आर्यों ने इनकी रचना करते टाइम 24 सूक्त कृषि के लिए लिखे हैं। दोस्तों इन सूक्तों में भगवान से, इंद्र देवता से, इनके जो भी देवी देवता हैं उनसे कृषि के लिए कामनाएं की गई है कि भगवान हमारी फसल अच्छी हो,
और मैंने धर्म व्यवस्था में ये पढ़ाया भी है, मैंने राजनीतिक व्यवस्था में भी ये पढ़ाया है कि उस व्यक्ति को राजा चुना जाता था जो आर्यों की प्रजा के लिए, स्वयं की प्रजा के लिए अच्छे अच्छे अनुष्ठान करता हो, आर्यों के जो पशु हैं उसकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हो, कृषि फसलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हो। तो दोस्तों कृषि का उल्लेख है और 24 सूक्तों में उल्लेख देखने को मिला है। दोस्तों इस ऋग्वेद में कृषि को बपंती या कृष्य, कृष नहीं, वो कृष नहीं है, वो वाला कृष नहीं तो कहोगे ऋग्वेद में ही कृष लिखा है, मार्केट में हम नया समझते थे। दोस्तों कृष्य है ये, वो कृष होता है, ये कृष्य है, नहीं तो कई लड़कों को टेंशन हो जाएगा। बपंती या कृष्य या धान्य, ये सारे नाम हमें ऋग्वेद में कृषि के लिए देखने को मिलते हैं। 24 सूक्त हैं और कृषि के लिए ये वाले नाम हैं। अब दोस्तों याद करो वो दिन, कौन सा दिन? वो दिन जब भारत में सिंधु नदी को पार करते हुए यहां से आर्यों ने एंट्री की थी। ये आर्य एंट्री कर रहे हैं, ये कुछ आर्य आ रहे हैं, इनके साथ दोस्तों पशु भी है, ये पशु समझ लेना। आर्य आ रहे हैं और आर्यों के साथ कुछ पशु भी हैं। तो दोस्तों लेजेंड्स में से कुछ लेजेंड्स ने ये बताया था कि आर्यों के पास मध्य एशिया में या ईरान में चारे लायक भूमि की कमी पड़ गई थी और ये ढोर चराते हुए, पशुओं को चराते हुए भारत में बागुड़ आगुड़ तोड़ के प्रवेश कर गए। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन लेजेंड्स बताते हैं तो होता होगा। तो दोस्तों जब यहाँ से ये लोग आ रहे हैं तो हमने देखा है कि ये पशु चराते हुए आए हैं और इन्होंने पशुचारण को ही अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया। तो दोस्तों पूर्व आर्य अर्थात जो पहले वाले आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन बताया गया। लेकिन आर्य शर्मा जी ने अपने दोहरे दृष्टिकोण में ये लिखा है कि आर्य पहले पशु चराते थे और बाद में इन्होंने ये लिखा है कि आर्यों को कृषि का अच्छा खासा ज्ञान था। अब कृषि का अच्छा खासा ज्ञान था ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? दोस्तों ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि आर्य जिन पशुओं को पालते हैं उनमें बैल, जिसका ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख है। दूसरा महत्वपूर्ण जानवर हमारा गाय, हमारी गाय माता, गाय का 170 बार उल्लेख है। और घोड़ा जिसका 215 बार ऋग्वेद में उल्लेख है। इन जानवरों को पालते थे और संभवतः है दो चीजों के उल्लेख के कारण दोस्तों फाल या प्रक्षेप, फाल या प्रक्षेप, इसका उल्लेख हमें मिलता है। या तो इसे हम फाल कह सकते हैं या प्रक्षेप कह सकते हैं। फाल क्या होता है मैंने आज तक नहीं देखा, आपने देखा हो तो मुझे जरूर बताना, बहुत ढूंढा मैंने। और प्रक्षेप इंटरपोलाइजेशन, ये तो हमें पता है कि दोस्तों ऋग्वेद में एक यंत्र का उल्लेख मिलता है और संभवतः इसका संबंध कृषि से होता रहा होगा। और दोस्तों क्योंकि ये फाल एक हल के रूप में देखा जाता है, कभी कभी 24 जो उसमें वो होते हैं वैसी किनोरे होती है ना इस प्रकार के, या फिर 6 ऐसी सारी चीज़ें बताई जाती है। तो दोस्तों ये ऐसा माना जाता है कि या तो बेलों में इसको पीछे बांध दिया जाता होगा या फिर इससे डायरेक्ट ही खेतों की जुताई की जाती होगी, ये ऐसा माना जाता है। फाल या प्रक्षेप, और दोस्तों इस फाल या प्रक्षेप के मिलने के कारण ही और आर्यों के साथ ऐसे जानवर होने के कारण जिनका उपयोग कृषि में हम आज भी किया करते हैं। हम देखते हैं कि खेतों में कई सारे जानवरों को जोता जाता है, बैलों को जोता जाता है, उनके पीछे हल बांध दिया जाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से उल्लेख मिला है, जिसके आधार पर यह बताया गया कि आर्यों को कृषि का अच्छा खासा ज्ञान था। हालांकि एनसीईआरटी में मैंने ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी में एक जगह कृषि और पशुपालन का उल्लेख क्लास 6 की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा है, 11-12 की एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी है। तो दोस्तों वहां पर मैंने देखा है कि वहां पर आर्यों के लिए कृषि की बात की गई है, लेकिन आर एस शर्मा ने जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग है। आर्यों को कृषि का अच्छा खासा ज्ञान था, ये क्यों कहा गया दोस्तों, ये हमने समझ लिया। कृषि को क्या क्या कहा गया है ये भी हमने समझ लिया। ऋग्वेद में कृषि के लिए कितनी बार उल्लेख है ये भी हमने समझ लिया। दोस्तों यही इनकी कृषि व्यवस्था है। इससे ज़्यादा कृषि व्यवस्था ना आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही किसी बुक में हो सकता है। लेकिन ज़्यादा दिखाने के लिए, ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए हम इसी चीज़ को और ज़्यादा रपेट सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये थी इनकी कृषि व्यवस्था। कृषि में ये लोग जो फसल उगाते हैं उनमें जौ है, तिल है, क्योंकि हमने पढ़ा है धार्मिक व्यवस्था में कि आर्य अनुष्ठान किया करते हैं जिसमें ये जौ तिल वगैरह चढ़ाया करते, तो ये इनकी फसलें हुआ करती होगी। लेकिन इनकी फसलों के ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते और कृषि इनका सहायक व्यवसाय है और केवल ये पशुओं के चारण के लिए कृषि किया करते होंगे, ये भी इतिहासकार बताते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कृषि व्यवस्था वाला चैप्टर। इससे ज़्यादा कृषि नहीं है दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा सा पशुपालन, हालांकि पशुपालन में भी इतनी ही चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको भी थोड़ा सा अलग से पढ़ सकते हैं। दोस्तों पशुपालन हम तो शुरू से ये पढ़ते आए हैं, जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई है आर्यों से संबंधित, हर क्लास में मैंने पशुपालन की बात की है कि आर्य पशुपालन करते थे। अब दोस्तों क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो पशुपालन में थोड़ी सी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है और इनकी अर्थव्यवस्था में और चीज़ें भी एक्स्ट्रा है। अब दोस्तों क्या है एक्स्ट्रा, कि आर्यों ने जब यहाँ से आगमन किया, सिंधु नदी को पार करते हुए जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, भारत में आर्यों ने आगमन किया, तो दोस्तों इनके साथ एक ब्राह्मण वर्ग आया, शायद इनके साथ एक योद्धा वर्ग भी था, जिनमें चर्मकार, शिल्पकार और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये सारे लोग थे। इनके साथ थे चर्मकार, शिल्पकार, शिल्पकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, इस प्रकार के लोग इनके साथ भारत में आए आर्यों के साथ। दोस्तों इनके साथ लोहार नहीं थे, इनके साथ लोहारगिरी व्यवस्था अपनाने वाले लोग नहीं थे, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं है। इस समय इन्होंने तांबे का उपयोग किया है। सर्वप्रथम आर्यों ने तांबे धातु का उपयोग किया है, तांबा का, जिसे लोहित अयस्क कहा गया है। तांबे को अयास कहा गया है, वो तांबे को लोहित अयास कहा गया है और लोहे को लोहित अयस कहा गया है। दोस्तों थोड़ा सा अंतर है, माफ कीजिए। सर्वप्रथम तांबे का इन्होंने उपयोग किया है और तांबे को लोहित अयस कहा, ठीक।
और इन्होंने बाद में लोहे का उपयोग किया, लोहे की खोज हुई और लोहे को इन्होंने अयास कहा है। लोहित अयस और अयास दोनों में अंतर है। तो दोस्तों ये इनके साथ आए हुए हैं और इनकी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान है। दोस्तों हमने अभी पढ़ा है कि आर्य गाय खाया करते थे और गाय खाने के बाद उसकी जो चमड़ी अमड़ी जो भी चीज़ें बचा करती थी वो चर्मकारों को सौंपी जाती थी। ये चर्मकार उस चमड़ी से ये जूते वगैरह ये सारी चीज़ें बनाया करते थे और आगे चलकर इसी चमड़कार को, इन्हीं चमड़कारों को चमार जाति कहा गया। दोस्तों चमार आर्यों में आते हैं। चमार आर्यों के साथ मध्य एशिया से आए थे, जिन्हें पहले चर्मकार कहा जाता था। बाद में इन्हें इनके व्यवसाय के आधार पर इनकी जाति फिक्स कर दी गई और इन्हें चमार कहा जाने लगा। दोस्तों शिल्पकार, शिल्पकार हर कोई जानता है कि शिल्पकार क्या होता है। शिल्पकार जो मूर्ति वगैरह बनाया करते हैं, जो स्तंभ वगैरह दुनिया भर की चीज़ें ये बनाया करते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इनके साथ आए हैं। दोस्तों मिट्टी के बर्तन, स्पोक वाले पहिए, मुद्रा, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में एक अलग चैप्टर है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ें, हम अर्थव्यवस्था पढ़ें, हम क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन, इन सारी चीज़ों को एक अलग चैप्टर में डाल दिया गया है कि हम चित्रित धूसर वाले बर्तन, हम गेरू रंग वाले बर्तन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बोरिंग सी लगती है, लेकिन ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और दोस्तों हमें हमारी संस्कृति की हर चीज़ को जानना चाहिए, चाहे वो बोरिंग हो चाहे वो इंटरेस्टिंग हो। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी इनके साथ आए। इन्होंने तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया, जिसे लोहित अयस्क कहा, और बाद में जब लोहा की खोज हुई, आयरन की खोज हुई, तब इन्होंने लोहे का उपयोग किया और लोहे को अयास कहा गया। दोस्तों इनके पशुपालन में ये लोग घोड़े पालते हैं, जिन्हें अश्व कहा गया। और हमने पढ़ा है कि ईरानी संस्कृति हो, मध्य एशियाई संस्कृति हो, मर्जियाना संस्कृति हो या इंडोनोवा संस्कृति हो, इन सारी संस्कृतियों में घोड़ा एक इम्पोर्टेंट पशु है और घोड़ों की बलि दी जाती थी। आर्यों ने बाद में घोड़ों की बलि देना बंद कर दिया, क्योंकि घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था और भारत में इस जानवर की, इस पशु की कमी थी, जिसके कारण आर्यों ने इसका जो है बलि देना बंद कर दिया। दोस्तों बलि 3 प्रकार की होती है। बलि को लेकर भी झगड़े हैं। उत्तर वैदिक काल में मैं तीनों प्रकार की बलियां पढ़ाऊंगा। एक बजरंग बली वाला बलि, वो अलग बलि है। एक बलि वाला बलि, वो अलग बलि है। और एक बा ओल्ली, ये वाला बलि, ये अलग बलि है। दोस्तों तीनों प्रकार की बलियों में अंतर है। तीनों प्रकारों को उत्तर वैदिक काल में मैं पढ़ाऊंगा। मुझे एक बार एक कमेंट आया था द्विवेदी जी का, मुझे उनका नाम याद नहीं है। द्विवेदी जी ने ये कमेंट किया था कि आप लोग बलि को हमेशा गर्दन काटने से क्यों जोड़ते हो। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें द्विवेदी जी। और उत्तर वैदिक काल में जैसे ही बलि वाला चैप्टर आएगा, मैं आपको ये बहुत डिटेल में बताऊँगा। आपने मुझसे जितने सवाल पूछे थे भाषा को लेकर, मैं सारे सवालों के जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों ये घोड़े पालते हैं पशुपालन में, ये गाय पालते हैं, भेड़, बकरी, ये इस प्रकार के जानवर पालते हैं। और हमने पढ़ा है कि भेड़ और बकरी इनका मुख्य भोजन था। गाय ये विशेष अवसर पर खाया करते थे। मध्य प्रदेश की नदी चंबल का उल्लेख महाभारत में ये बताया जाता है कि चंबल नदी का उद्भव गाय के खून से हुआ है, गाय के लहू से हुआ है। अब दोस्तों कैसे कि महाभारत में ये वर्णन है कि एक राजा हैं, शायद उनका नाम दंती दुर्ग था, मुझे नाम याद नहीं है। उस राजा के यहाँ जब ब्राह्मण अतिथि लोग आए, तो उस राजा ने
इतनी सारी गाय कटवाई अतिथियों के स्वागत के लिए कि उनसे इतना रक्त बहा जिसके कारण चंबल नदी का जन्म हो गया। और इस चंबल नदी को हम चर्मावती भी कहते हैं, क्योंकि गाय के चर्म से इसका जन्म हुआ, ये माना जाता है। तो दोस्तों पशुपालन में इनकी इतनी चीजें हैं। दोस्तों तांबे को लेकर एक फैक्ट है कि यहाँ पर जो राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान वाला इलाका समझिए आप, ये राजस्थान, इस राजस्थान वाले इलाके में एक खदान हुआ करती है खेतड़ी। दोस्तों खेतड़ी से ये लोग तांबा निकाल कर उपयोग करते होंगे, ये भी विद्वान बताते हैं, जिससे हम आज भी शायद तांबा निकाला करते हैं। मैंने हड़प्पा युग में कोलार जो सोने की खदान है उसका भी वर्णन किया था, उसकी भी हमने बात की थी। दोस्तों शायद उसकी खोज हड़प्पा वासियों ने, मूल निवासियों ने की थी। और ये जो तांबे वाली जो खदान है, यहाँ से भी उन्होंने तांबे को निकाला था, और आर्यों ने भी यहाँ से तांबे को निकाला है। राजस्थान में खेतड़ी एक खदान है और वहाँ पर से निकाले गए तांबे का इन्होंने उपयोग किया है, उन्हें इसे उपयोग में लाया है। तो दोस्तों ये थी इनकी राजनीतिक व्यवस्था में, माफ कीजिए आर्थिक व्यवस्था, जिसमें पशुपालन या कृषि, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप किसी भी राइटर को पढ़ें, आप एनसीईआरटी को पढ़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों बहुत डिटेल में मैंने आपको पशुपालन पहले भी पढ़ाया है और आज भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की है, क्योंकि पहले हमने सारी चीज़ें साथ साथ पढ़ते आए हैं। दोस्तों आर्यों के भोजन को मैंने पढ़ाया है आज की क्लास में, और आर्यों की कृषि व्यवस्था को मैंने पढ़ाया है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आर्य संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति, दोस्तों इनमें डिफरेंस मैं उत्तर वैदिक काल की संस्कृति को पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा। आर्य संस्कृति वर्सेस मूल निवासियों की संस्कृति, कौन सी संस्कृति बेस्ट रही, किस संस्कृति में ज़्यादा समानता है, किस संस्कृति में ज़्यादा असमानता है, किस संस्कृति में समाज व्यवस्था अच्छी थी, किस संस्कृति में धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं अच्छी थी, ये सारे अंतर हम पढ़ेंगे। हालांकि हम किसी भी संस्कृति को छोटा बड़ा नहीं दिखा रहे, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है और क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम्स के लिए ही पढ़ना एक गलत फैक्ट है। हम एग्ज़ाम्स के लिए क्यों स्टडीज़ करें, हमें अपने नॉलेज के लिए भी तो स्टडी करना चाहिए। हमें सेल्फिश होकर नहीं पढ़ना कि हमें केवल एग्ज़ाम्स देना है, हमें पढ़ना है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। 3 इडियट्स जैसी फिल्म ने हमें कितने अच्छे से ये चीज़ें समझाई है। हालांकि आज के ज़माने में हम देखें तो सारी फिल्मों में कॉलेज में पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ चल रहा है, और आज के समय में चाहे हम रियल लाइफ में देखें तो कॉलेज में पढ़ाई को छोड़कर सच में सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों हमें पढ़ना है एक इंसान बनने के लिए, एक जानकार व्यक्ति बनने के लिए, एक ऐसे नागरिक बनने के लिए जिसे अपने देश के संविधान के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इतिहास के बारे में तो कम से कम पता हो। बाकी दोस्तों सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है इंसान बनने के लिए, ना केवल हमें नौकरी के लिए पढ़ना है, ना केवल हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, और दोस्तों आने वाली क्लासेस में सीधा उत्तर वैदिक काल शुरू होगा, और दोस्तों उसके बाद आज की क्लास के बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंच जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों अब मज़ा आएगा। हालांकि इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है, लेकिन यहाँ युद्ध हमें एक ही देखने को मिला है। उत्तर वैदिक काल में क्योंकि एक ब्राह्मण युग से हमारा देश गुजरेगा, तो दोस्तों बहुत मज़ा आएगा हमें वो पढ़ने में। और वहीं पर अंत में मैं पढ़ाऊँगा आर्य संस्कृति बनाम हड़प्पा संस्कृति या मूल निवासियों की संस्कृति या सभ्यता। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों थोड़ा सा साउंड का इशू रहता है, कभी कभी आवाज़ गूंजती है क्योंकि मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है,
ट्रेन वगैरह निकलती है तो बार बार आवाज़ आती है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कैमरा वगैरह नहीं है, एडिटर नहीं है मेरे पास कोई, जो भी काम है सारे मोबाइल से होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मेंटेन करें और सपोर्ट करें, और दोस्तों पढ़ते रहें मेरे साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।